नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग रवि चैनल पर, जहां होती है सीटेट, बीपीएससी, टीआरई और हर शिक्षक भर्ती की सटीक तैयारी। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है दहन और ज्वाला। यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा दहन क्या है, सेकंड हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, और थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे दहन के प्रकार। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा ज्वाला की संरचना, और पांचवा हमारा टॉपिक है ईंधन दक्षता। फिर इसके बाद हम जानेंगे ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में मिलेगा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं, और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आज हम जानेंगे दहन, ज्वाला और अग्नि से जुड़ी वो सभी बातें जो न सिर्फ आपके सिलेबस का हिस्सा है बल्कि आपके जीवन से भी जुड़ी है। और यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और 2 बार 3 बार इसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं, और इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उसे सारे हमने कवर किया है। चाहे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो, चाहे वो समान जानकारी हो जो जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे सारे को कवर किया गया है। अध्याय 4 दहन और ज्वाला। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दहन क्या होता है। तो याद रखिएगा, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। तो याद रखिएगा कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चित्र 4.1 से। आप देख सकते हैं चित्र 4.1 मैग्नीशियम का दहन। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश होता देता है। तो याद रखिएगा, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है। और ये वाला पॉइंट तो आपको बता ही दिया गया कि दहन क्या है। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा दाह्य। तो याद रखिएगा कि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे दहनशील या दाह्य पदार्थ कहते हैं, और इन्हें ईंधन भी कहा जाता है, जैसे कि हो गया लकड़ी, तेल इत्यादि। और ये भी याद रखिएगा, ईंधन ठोस, द्रव्य और गैस हो सकता है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन दाह्य पदार्थ के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन में कुछ और भी रह सकता है। तो ऑप्शन 1 रहेगा कि मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा दाह्य पदार्थ के उदाहरण है मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला। और दाह्य पदार्थ तो आपको बता ही दिया गया कि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 4.2, इसमें प्रयोग किया गया है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। तो प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप चित्र 4.3 में देख सकते हैं कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अगला हमारा पॉइंट है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। और यहाँ पर माचिस का इतिहास के बारे में बताया गया है, तो इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था, और इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था।
और जब इसे किसी खुरदरे सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था और इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। लेकिन आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है और रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। और जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया था माचिस का इतिहास और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता है या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। अगला हमारा पॉइंट है, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी आदि। तो इसे याद रखिएगा, ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। अगला हमारा टॉपिक है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। आप चित्र 4.6 में देख सकते हैं, फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता है। तो जैसे कि हमने चित्र में देखा तो जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है और जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि दहन के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक है और ये 3 आवश्यकताएं हैं, दहनशील पदार्थ, वायु, ज्वलन ताप। तो ईंधन, वायु और ऊष्मा, और इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी परिस्थिति ना मिले तो वस्तु नहीं जलेगा और अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन हो जाता है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताए गए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य बात है। तो जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तु में आग लगी हो। और यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालक कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि दे सकता है। और जैसे कि तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता क्योंकि जल तेल से भारी होता है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि आपको बताया गया कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो इसे याद रखिएगा। तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है और ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर या द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है और सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिसके कारण यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया है कि CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। तो याद रखिएगा, CO2 प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव किया जाना। अगला पॉइंट है हमारा, दहन के प्रकार। तो याद रखिएगा, दहन के 3 प्रकार हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। अब जानते हैं तीव्र दहन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पदार्थ के तेजी से जलने को तीव्र दहन कहते हैं, जैसे कि गैस का दहन, डीजल एवं पेट्रोल का दहन, ये सारे तीव्र दहन के उदाहरण हैं।
और ये ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, इसे तीव्र दहन कहते हैं। तो याद रखिएगा, पदार्थ के तेजी से जलने को तीव्र दहन कहते हैं, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। अगला है स्वतः दहन। तो इसके उदाहरण पहले देख लेते हैं। तो फास्फोरस जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, ये स्वतः दहन के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा कि कुछ पदार्थ स्वयं बिना गर्म किए कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं, इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं, जैसे कि फास्फोरस का दहन। और तीसरा हमारा है विस्फोट। तो याद रखिएगा कि जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं उसे विस्फोट कहते हैं, जैसे पटाखा का फूटना। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अभिक्रिया में गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं उसे विस्फोट कहते हैं, पटाखा का फूटना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्वाला। तो आप जानते हैं ज्वाला के बारे में। आप चित्र 4.9 में देख सकते हैं मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं। तो अब जानते हैं कि ज्वाला क्या होता है। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि जैसे कि आपने कागज, कोयला, मोमबत्ती आदि को जलाया होगा। जब आप जलाते हैं तो इसमें क्या अंतर देखते हैं। तो आप देखिएगा कि कागज और कोयला के जलने में क्या अंतर है। तो जैसे कि कागज आग की लपटों के साथ जलता है, परंतु कोयला बिना लपट के जलता है। इसी आग के लपटों को ज्वाला कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ज्वाला। अगला हमारा टॉपिक है ज्वाला की संरचना। तो इस टॉपिक में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल, पिघलती हुई मोमबत्ती। अगला पॉइंट है हमारा सोनार। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को फूंककर सोने या चांदी पर डालते हैं। आप चित्र 4.13 में देख सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे गर्म भाग, कम गर्म, सबसे कम गर्म। तो यहाँ पे ये नजर आता है कि जो सबसे बाहरी भाग है सबसे गर्म भाग है। जैसे कि यहाँ चित्र 4.14 में भी दिखाया गया है कि धातु की फूंकनी से फूंकता सुनार। अब जानते हैं ईंधन क्या है। तो आपने देखा हुआ कि घर में या किसी उद्योग धंधे में ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर का गोईठा, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ईंधन क्या है। अब जानते हैं ईंधन दक्षता। तो इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा। तो इसमें बताया गया है ईंधन का ऊष्मीय मान। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। तो इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम है। सारणी 4.4 विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ईंधन और ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम। और इस सारणी को ध्यान से देखिए और अब आप बताइए कि ईंधन में ऊष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन इनमें से कौन सा है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर देखकर बताइएगा। ऐसे मैं बता दे रहा। तो जैसे कि ऊपर दिए गए ईंधनों में से ऊष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन है। अगला हमारा पॉइंट है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इससे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा वो आपको बताया जा रहा और समान जानकारी के लिए जो जानना इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट निकल के आता है कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे ईंधन कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं।
तो याद रखिएगा कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। और अगला पॉइंट में बताया गया है कि इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट में बताया गया है कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा स्वतः विश्व उष्ण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और फोर्थ जो टॉपिक बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि कोयले और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ सकता है एग्जाम में। और पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसे वर्षा अम्ल वर्षा कहलाते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो याद रखिएगा अम्ल वर्षा के कारक हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा करते हैं। और सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है, इसलिए सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो ये सब जितने बताए गए ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं उसका जानकारी दिया गया। और इसमें से 3 या 4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो और उम्मीद करते हैं कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कम समय में आपको बता दिया गया है। हमारा 5वां अध्याय होगा पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आपको बताया जाएगा और ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका यह चैप्टर। तो बने रहिए हमारे साथ। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। प्रश्नों की ओर और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उसको अब देखते हैं। और ये सारे प्रश्न NCERT से लिए गए हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बी है ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति और सी है वायु की उपस्थिति। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि ये तीनों उपस्थितियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो जैसा कि आपको ये बताया गया था, इसका आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी किरोसिन। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है कांच, दूसरा दिया है लोहे की कील, थर्ड ऑप्शन दिया है सीमेंट और फोर्थ है किरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा किरोसिन। फोर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा पत्थर। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि दहन का पोषक पदार्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्बन, सेकेंड है जल, थर्ड है ऑक्सीजन और फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन है, तो इसे याद रखिए, ये VVI क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा LPG यानी ऑप्शन सी। सातवां हमारा क्वेश्चन है वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अम्लीय वर्षा कहलाता है। आठवां हमारा क्वेश्चन है किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी भाग। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है आपको। इसका ऑप्शन होगा ए आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है। 10वां हमारा क्वेश्चन है कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, ऊष्मा और आवाज के साथ जलते हैं, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीव्र दहन,
दूसरा है विस्फोट, तीसरा है स्वतः दहन और चौथा है मंद दहन। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्फोट। अगला हमारा क्वेश्चन है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीएनजी। इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें से जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 13वां हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैस दहन में उपयोगी है। तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। 15वां हमारा क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर आप बताइएगा। 17वां हमारा क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। तो इसमें से हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, जल। 18वां हमारा क्वेश्चन है कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन और मीथेन, और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आपको जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे वो आपको बता दिया गया, और इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे एग्जाम के लिए वो आपको बता दिया गया। तो इसी के साथ हमारा यह कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ आपकी तैयारी रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।